प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात उर्दू की किताब से ऊटी की सैर इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है ऊटी की सैर और इस तरफ इदारा लिखा हुआ है, यानी इस सबक को बाल भारती का जो इदारा है पूना में उसने लिखा है। उसके बाद पहली बात लिखी हुई है, तो आइए बच्चों पहले हम इसे पढ़ते हैं। घर के यकसा माहौल से जब आदमी उकता जाता है तो उसके दिल में घूमने फिरने और नए मुकामात देखने की ख्वाहिश पैदा होती है। ये तस्वीर देखिए। यकीनन इस तस्वीर को देखकर आपके दिल में कश्मीर जैसे मुकाम की सैर की ख्वाहिश पैदा हो गई होगी। कश्मीर भारत के शुमाल में इंतहाई सर्द और खूबसूरत मुकाम है। भारत के जुनूब में नीलगिरी पहाड़ी सिलसिले की एक बुलंद चोटी पर ऊटी भी कश्मीर की तरह एक सेहत अफजा मुकाम है। वहां के पहाड़ अगरचे कश्मीर के पहाड़ों की तरह बर्फ से ढके हुए नहीं, मगर बुलंदी की वजह से ऊटी बहुत सर्द मुकाम बन गया है। यहाँ के कुदरती मनाजिर निहायत खूबसूरत हैं। आइए अब हम इस सबक में ऊटी की सैर करते हैं। रियासत तमिलनाडु में ऊटी एक सेहत अफजा मुकाम है, यानी सेहत को बेहतर बनाने वाला मुकाम है। नीलगिरी पहाड़ पर बसा हुआ यह शहर सयाहों की जन्नत कहलाता है। बच्चों, सयाहों यानी सैर करने वालों की जन्नत कहलाता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से ऊटी 300 किलोमीटर दूर है। बेंगलुरु से हम पहले मैसूर पहुंचे। यहाँ चिड़ियाघर और राजा का महल देखने के लायक है। रास्ते ही में हमने टीपू सुल्तान शहीद के शहर श्रीरंगपट्टन को देखा। वहां अब किले की वीरानी के सिवा कुछ भी नहीं। हाँ, टीपू सुल्तान की मस्जिद और उनका बनाया हुआ मंदिर आज भी माजी की कौमी यकजहती और सुल्तान की रवादारी का ऐलान कर रहे हैं। बच्चों, रवादारी यानी सबके साथ यकसा सुलूक करना। हमने उनके मकबरे की भी जियारत की, जहां टीपू सुल्तान के साथ उनकी वालिदा और वालिद हैदर अली की कब्रें हैं। दुनिया का मशहूर वृंदावन गार्डन यहाँ से करीब है, जहां मौसीकी पर रक्स करने वाले पानी के फव्वारों को देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। अब अगले पड़ाव पर ऊटी पहुंचने के लिए हमारी टैक्सी तैयार थी। रास्ते के दोनों तरफ दूर दूर तक फैले हुए जंगलों से गाड़ी गुजर रही थी। अल्लाह तेरी कुदरत, जिधर देखो जमीन सब्ज लिबास जेब तन किए हुए सहर अंगेज समा पेश कर रही थी। बच्चों, जेब तन करना यानी पहनना और सहर अंगेज यानी जादू भरा। अभी हम 20 किलोमीटर का भी रास्ता तय न कर पाए थे कि जंगलों में घिरा हुआ बंडीपुर आ गया। ये जंगली जानवरों का मामन है, यानी ये जंगली जानवरों की पनाहगाह है। यहाँ हर तरफ खरगोश फुदकते और हरन चौकड़ियां भरते नजर आते हैं, यानी दौड़ते हुए नजर आते हैं। परिंदे भी यहाँ कई अकसाम के पाए जाते हैं। देखने वाला सोचता रह जाता है कि दो आंखों से क्या क्या देखूं। पहाड़ पर चढ़ते हुए टैक्सी की रफ्तार कम हुई तो हमने सामने के शीशे से बाहर देखा। रास्ता लहराते बल खाते सांप की तरह दिखाई दे रहा था। ये पुरपेच रास्ता यानी घुमाव वाला रास्ता नीलगिरी पहाड़ की इंतहाई चोटी पर बसे मुकाम ऊटी पहुंचने के लिए तामीर किया गया है। इस रास्ते पर दोनों जानिब से आने वाली सवारी को देखकर महसूस होता है गोया वो हमारी टैक्सी से आगे निकलकर ऊटी जा रही हो। चक्करदार रास्ता हमारे दिल में खौफ पैदा कर रहा था, मगर बाहर के दिलकश नजारे इस खौफ को जायल भी कर रहे थे। ऊटी से करीब करीब एक जगह हमवार रास्ता आया तो एक पुल के पास ड्राइवर ने नाश्ते के लिए गाड़ी रोक दी। उस पुल के नीचे से बहने वाली नदी पहाड़ी चट्टानों से फिसलती हुई आबशार बनकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती नजर आती है। उस आबशार के पानी में घन गरज और शोर नहीं था, मगर चट्टानों से पानी का फिसलना आंखों को ठंडक पहुंचा रहा था। दिन के 2:30-3 बजे हम ऊटी पहुंच गए। एक होटल में कमरा किराए पर लिया और खाने से फारिग होकर लेट गए। खून को हवा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। बच्चों, खून को हवा यानी सर्द हवा से आंख जो लगी तो बेखबर सो गए। जब आंख खुली सूरज गुरूब होने के करीब था। जल्दी जल्दी तैयार होकर डूबते सूरज का मंजर देखने के लिए हम
पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। सूरज जमीन की गोद में छुपा जा रहा था। वापस लौटे तो शाम का धुंधलका यानी शाम का हल्का अंधेरा रात के अंधेरे में गुम हो रहा था। मगर ऊटी की सड़कें और चौराहे रोशनी में नहा रहे थे। ठंडे मौसम की वजह से हमने रात का खाना कमरे ही में मंगवा लिया। खाना खाने के बाद देर रात तक गपशप करते रहे। सुबह आंख खुली तो होटल में बड़ी गहमा गहमी का आलम था, यानी भागदौड़ का आलम था। हर शख्स जल्द से जल्द होटल से निकलकर सनराइज पॉइंट पर पहुंचना चाहता था। बच्चों, सनराइज पॉइंट यानी ऐसा मुकाम या ऐसी जगह जहां से हमें सूरज निकलता हुआ या तुलू होता हुआ नजर आता है। लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। बच्चों का इश्तियाक यानी बच्चों का शौक कुछ ज्यादा ही था। सर्दी में ठिठुरते हुए वो हमारे साथ तुलू होते हुए सूरज का मंजर देखने के लिए आ गए। शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी। बच्चों, शफक यानी सूरज निकलने से पहले आसमान में जो सुर्खी या लाली नजर आती है उसे शफक कहा जाता है। और इसी तरह से शाम को सूरज डूबने के बाद जो आसमान में लाली नजर आती है उसे भी शफक कहा जाता है। यहाँ लिखा हुआ है, शफक की लाली धीरे धीरे जर्द होने लगी यानी पीली होने लगी और जमीन की ओट से निकलते सूरज ने अपना चेहरा दिखाया। परिंदों की चहकार और ठंडी ठंडी हवा की सरसराहट में यह मंजर दिल को मोह लेने वाला था। सूरज निकलने का नजारा करने के बाद हम ऊटी का मशहूर गवर्नमेंट बोटानिकल गार्डन देखने के लिए चल पड़े। बाग के सदर दरवाजे ही से खुशनुमा सब्जा जार नजर आया, जहां रविश रविश पर रंगीनियां बिखेरती फूलों की कतारें फिजा को मुअत्तर कर रही थी। बच्चों, मुअत्तर करना यानी खुशबू फैलाना। हर तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। ना जाने कैसे कैसे रंगों का हुस्न इन फूलों में बिखरा हुआ था। यहाँ सब्जाजार यानी हरी हरी घास पर चलने फिरने की मुमानियत है, मगर मौका पाते ही हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हरियाली पर दौड़ लगा ही लेते थे। इस गुलशन की सैर के बाद हम टैक्सी के जरिए डोडा बिट्टा पहुंचे। यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से ऊटी और अतराफ की बस्तियों के ऊंचे ऊंचे मकानात बच्चों के खिलौनों की मानिंद दिखाई देते हैं। पहाड़ की बुलंदी और खाई की गहराई के खौफ को हमने वहां की मजेदार चाय पीकर दूर किया। हरी हरी पत्तियों से बनाई हुई ये चाय डोडा बिट्टा का मशहूर मशरूब है। मशरूब यानी पीने की चीज। चोटी से उतरते वक्त एक जगह टैक्सी रोककर कुछ लोगों ने इसी चाय से हमारी जियाफत की यानी हमारी दावत की। सयाहों को मुफ्त चाय पिलाकर ये लोग बड़े खुश होते हैं। हमारे बच्चे अब झील की सैर के लिए बेचैन दिखाई दे रहे थे, इसलिए टैक्सी का रुख हमें झील की तरफ करना पड़ा। पहाड़ की बुलंदी पर यह झील इंसानी कारीगरी का अजीब नमूना है। झील की सैर करने के लिए स्टीमर, बादबानी कश्तियां और चप्पू से चलने वाली कश्तियां वहां बाआसानी दस्तयाब हैं। हमने एक कश्ती किराए पर ली और मजे ले लेकर झील की सैर करते रहे। कश्ती ही में बच्चों ने पहाड़ी रेलगाड़ी में बैठने का मंसूबा बना लिया। झील की सैर के बाद हम रेलवे स्टेशन पहुंचे और टिकटें खरीदकर रेलगाड़ी में बैठ गए। ये रेलगाड़ी दीगर रेलगाड़ियों से मुख्तलिफ है और निहायत धीमी रफ्तार से पहाड़ी के नशेब फराज में उतरती चढ़ती है। बच्चों, नशेब फराज यानी उतार चढ़ाव। आमतौर पर रेलगाड़ी 2 पटरियों पर चलती है, मगर इस गाड़ी की 3 पटरियां हैं। 2 पटरियों के बीच की पटरी दंदानेदार है यानी खांचे वाली है और हर डिब्बे के नीचे उस पर चलने वाला पहिया भी दंदानेदार लगाया गया है। जब यह ढलान में उतरती है या बुलंदी पर चढ़ती है तो पहिया बीच की पटरी के खांचों में फंसकर गाड़ी को फिसलने से रोकता है। यह गाड़ी जब पहाड़ियों में चक्कर काटती है तो पहाड़ी के दामन में फैले हुए कुदरती मनाजिर बड़े हसीन दिखाई देते हैं। डिब्बे में बैठे बैठे हमें नीलगिरी पहाड़ में आबाद टोडा कौम की झोपड़ियां भी नजर आई। हिंदुस्तान की कदीम तरीन द्राविड़ कौम में इन लोगों का शुमार होता है। साइंस की तरक्की के जमाने में भी उन्होंने अपनी कबायली तर्ज माशरत को नहीं छोड़ा।
यानी अपनी जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं बदला। काश्तकारी यानी खेती बाड़ी और गल्ला बानी के पेशे में मस्त, यानी खेती बाड़ी और जानवर पालना, इन पेशे में मस्त ये लोग दुनिया की रंगीनियों से बेपरवाह हैं। ऊटी की सैर तकरीबन खत्म हुई तो हम वापसी के सफर की तैयारी करने के लिए होटल लौट आए। सयाहों की तरह हमने भी यहाँ के दुमदार सेब और ऊटी के मशहूर नीलगिरी के तेल की चंद शीशियां खरीद ली। 1:30 बजे वापसी का सफर शुरू हुआ। रास्ते में भारत का मशहूर फिल्मी सनती मरकज देखा। फिल्मों में दिखाए जाने वाले अनगिनत मनाजिर यहाँ के मैदानों, जंगलों और पहाड़ियों में फैले हुए हैं। रात 11 बजे बेंगलुरु से हमारी ट्रेन थी, इसलिए बेंगलुरु पहुंचकर हमने स्टेशन के करीब के बाजार से बच्चों के लिए खिलौने और मिठाइयां खरीदी और रेलवे स्टेशन पर आ गए। ट्रेन में अपना सामान सीटों के नीचे रखकर हम इत्मीनान से बैठ गए और गाड़ी छूटने का इंतजार करने लगे। ये था बच्चों छठी जमात की उर्दू की किताब से 14वां सबक ऊटी की सैर। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।